नमस्कार साथियों, आपका यूपीपीसीएस हिंदी मीडियम चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूपीपीसीएस प्री का जो हमारा एग्जाम है वो 2 महीने बाद लगा हुआ है। करीब हमारे पास 70 डेज हैं, जिस पर हमको पूरी अपनी तैयारी कंप्लीट करनी है। बहुत ही जरूरी होता है कि हम लोग अपने प्रीवियस ईयर के सवालों को हल करें। बात इस बात की इम्पोर्टेंट है कि आयोग जो सवाल बनाता है उसी के अनुसार हम लोगों को अपनी तैयारी करनी है। हम लोग क्या होते हैं कि जो कोचिंग्स मटेरियल होते हैं उन पर बहुत बहुत ज़्यादा फोकस कर लेते हैं। ये नहीं है कि उन पर फोकस नहीं करना चाहिए, लेकिन वो क्या होता है ना कि वो 100 में 100% देने के चक्कर में आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाने के लिए या पढ़ने के लिए बुक्स देते हैं, नोट्स देते हैं। हमारे लिए उतना ज़रूरी नहीं है, हमको केवल प्री का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। उस पर बहुत ज़्यादा नंबर लाने का कोई मतलब नहीं है। आप 150 में 150 भी सही कर लें तो भी आप केवल प्री क्वालिफाइड ही माने जाएंगे, उसका कोई और अर्थ नहीं है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको अपने जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो कैसे गेन करने हैं, उसी पर हमको फोकस करना चाहिए। इतिहास हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इतिहास के इंपॉर्टेंट सवाल जो पिछले 10-15 सालों में आयोग ने पूछे हैं उनको ही हम एक्सप्लेन कर रहे थे। समझने का प्रयास कर रहे थे कि कैसे सवाल आयोग ने पूछे हैं और कैसे हमारी तैयारी में ये एक बेहतर रोल अदा कर सकते हैं। हम लोगों ने 8 करीब पार्ट डिस्कस कर लिए हैं, 9वां पार्ट है। 1857 की क्रांति हमारी यहाँ लगभग लगभग समाप्त हो जाएगी। इसके बाद हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। अपना जैसे कांग्रेस का गठन आने वाला है और विभिन्न प्रकार के जो एक्ट हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आयोग ने पूछी हैं, यूपीपीसीएस प्री के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, उन सब पर हम लोग फोकस करेंगे। तो 1857 का विद्रोह ही चल रहा था हम लोगों ने, ये लगभग हमारा क्वेश्चन सीरीज 1857 का तीसरा पार्ट है। तो जरा देखते हैं। पहला सवाल है, बिहार में 1857 के विरोध का नेतृत्व किसने किया था। मैं आपको पिछली बार मैंने पढ़ाया था कि 1857 का जो विद्रोह है बिहार में हर जगह चल रहा है। दिल्ली में बख्त खां कर रहे हैं, लखनऊ में बेगम हजरत महल कर रही हैं, कानपुर में नाना साहब कर रहे हैं, अयोध्या में मौलवी साहब कर रहे हैं, तो और इलाहाबाद में लियाकत अली कर रहे हैं। ये बड़े बड़े इंपॉर्टेंट नेम है, आपको 5-6 जगहों का नाम पता होना चाहिए, उससे आपका सवाल जो है वो निकल जाएगा। तो 1857 का विरोध का नेतृत्व कर रहे हैं आपको कुंवर सिंह। ये गलत लिख गया है, कुमार नहीं है, कुंवर सिंह है। कुंवर सिंह कर रहे हैं यहाँ पर, कुंवर सिंह नेतृत्व यहाँ पे कर रहे हैं जगदीशपुर से। जगदीशपुर जो है आपके पटना के पास एक जगह है जगदीशपुर। वहां के ये बहुत बड़े जमींदार होते हैं, इनको राजा की तरह पूजा जाता है और ये बिहार के शेर भी कहे जाते हैं, द किंग ऑफ बिहार, जिन्होंने 1857 में एक बहुत बड़ा मेजर रोल अदा किया था। तो ये कुंवर सिंह है, आपको बस ये नाम पता होना चाहिए। इसके बाद एक जरा सा मैं लोकेशन आपको शेयर कर दूं। जैसे ये है बिहार, इस तरफ है बंगाल, आपके बंगाल में भी कहीं ना कहीं विद्रोह थोड़ा बहुत उभर रहा है, लेकिन ये जो है आदिवासी विद्रोह टाइप के हैं। नील विद्रोह, संताल विद्रोह, इस टाइप के विद्रोह मिलेंगे। असम में भी 1857 में विद्रोह देखने को मिलता है, ये पूर्वी बंगाल की तरफ। तो यहाँ पे मनीराम करके एक बड़े फेमस व्यक्ति हैं, वो विद्रोह करते हैं यहाँ पर 1857 की क्रांति में, वो साथ देते हैं। तो ये नाम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी आगे आएगा भी ये नाम, तो वहां पर हम और डिस्कस करेंगे। तो आपको बिहार का सिंह का नाम अगर कभी पूछा जाए कि बिहार का सिंह कौन था, तो कुंवर सिंह थे। 1857 की क्रांति पटना से किसने लीड किया था, तो कुंवर सिंह थे। और इन्होंने बाकायदा नाना साहब से मुलाकात की थी, लखनऊ से मुलाकात की थी, बेगम हजरत महल। तो इस प्रकार से पूरा ये आंदोलन जो चला रहा 1857 की क्रांति का, ये अब कितना व्यापक था आप इस बात को समझ सकते हैं। बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पूरा जो आपका ये अवध वाला रीजन है, ये सब पूरा पार्ट इस विद्रोह में शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है कौन कहाँ से है। तो केवल देखिए, मैंने आपको बोला था कि 4-5 नाम भी आपको याद हो जाए तो बहुत है। सारे नाम याद करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो वेस्ट ऑफ टाइम है। हमें कॉस्ट बेनिफिट देखना है। अगर जब 2 नाम याद करके हम अगर अपना सवाल हल जो है वो कर सकते हैं, तो फिर अतिरिक्त चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। उसके जगह पर आप अन्य चीज़ों फोकस कर सकते हैं, करंट पढ़ सकते हैं, आप भूगोल पढ़ सकते हैं, पॉलिटी पढ़ सकते हैं, और सब चीज़ों पर आप अपना समय देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये तो बड़ा फेमस नाम है।
झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। कानपुर से आपको पता है, चलिए यहाँ से आपको कानपुर का नाम ज्यादातर नाना साहब से आपने देखा होगा, नाना साहब यहाँ दिया हुआ नहीं, चलिए छोड़ दीजिए इसको। लखनऊ तो पता है, बेगम हजरत महल, बी का तीसरा, तो बी का तीसरा है, देखिए ये मैच कर गया ना, ए इसका आंसर हो जाएगा, तो बी का तीसरा। तो ए का चौथा है, तो ए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ए का चौथा हो गया। सी का जो है वो दूसरा हो जाएगा अजीमुल्ला खां। अजीमुल्ला खां कौन थे? अजीमुल्ला खां जो नाना साहब थे, नाना साहब के ये सलाहकार थे अजीमुल्ला खां। मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में ही बताया था। सोचिए कि एक नाना साहब हिंदू हैं, अजीमुल्ला खां इस्लामिक हैं, मुसलमान हैं, उसके बावजूद भी इसके सलाहकार के रूप में नाना साहब ने इनको अपने पास रखा था। इसका मतलब है वहां पर हिंदू मुस्लिम का कोई विभेद नहीं था बड़े स्तर पर, जैसा दिखाया अंग्रेजों ने बाद में। और आप देखेंगे 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों के पक्ष में कई पंजाबी सिख रेजिमेंट आते हैं, तो वो अलग तरीके से जब आप अभी आगे देखेंगे तो सिख रेजिमेंट वगैरह, पंजाब रेजिमेंट वगैरह जब वो बनाते हैं तो वहां पर 1:3 का रखते हैं, मतलब एक विदेशी सैनिक रहेगा, 3 भारतीय सैनिक रहेंगे, पंजाबी या सिख। लेकिन जब ये बंगाल की बात आती है तो बंगाल तरफ ये रखते हैं 1:2, मतलब एक विदेशी सैनिक 2 भारतीय सैनिक के ऊपर रहेगा। तो ये देखिए कितना बड़ा अंतर है, क्योंकि जो सिख हैं, पंजाबी हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं अंग्रेजों का साथ दिया था 1857 की क्रांति में दबाने का। और 1857 में ये अंग्रेजों की तरफ से भारत भारत के विरुद्ध काम कर रहे थे। उस समय हालांकि भारत नहीं था, अलग अलग जगह पर चीजें बटी हुई थी, लेकिन फिर भी इन्होंने भारतीय जितने लोग थे, नेता थे, राजा थे, तो उन लोगों को दबाने का कार्य किया था। तो बड़े भरोसेमंद रेजिमेंट हो गई थी, इनको एक तरफ बंटवारा भी कर दिया जाता है कि ये रेजिमेंट अंग्रेजों की समर्थक है और ये उनका सहारा बन सकती है, तो उनको कई प्रकार के लाभ भी फिर दिए गए। अब देखिए यहाँ पर एक फैजाबाद से मौलवी अहमद शाह, ये नाम आपको याद हो गया, ये आप नाम याद कर लीजिएगा, बस ये 4 नाम बहुत है आपके सवाल हल करने के लिए, इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए नाना साहब कहाँ से लड़े थे? कानपुर से। मैच हो गया। ए का दूसरा, ए का दूसरा यानी सी और डी। तत्काल पहले तो आप ये हटा दीजिए, यहाँ पहले देखिए सही भूल सही पूछा है उसने, सूची को सुमेलित करना है, तो ये नहीं हो सकता ए, ये नहीं हो सकता बी। अब मनीराम दीवान, मनीराम दीवान कहाँ से थे? असम से थे, अभी मैंने आपको जस्ट बताया, हालांकि मान लीजिए आपको ये याद ना हो। आगे देखते हैं। मौलवी अहमदुल्लाह, नवाब हामिद अली खान, ये देखिए बड़े बड़े नाम है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि कहां से कौन लड़ रहा है। तो आप यहां देखेंगे ये अहमदुल्ला जो है, ये अवध प्रांत से लड़ते हुए दिखाई देंगे, अवध प्रांत, ठीक है, अवध के क्षेत्र से। तो अवध में यहाँ लखनऊ नाम दिया हुआ है, तो ये लखनऊ से लड़ रहे थे, बेगम हजरत महल का ये साथ दे रहे थे। कुल मिलाकर आपको सीधी सीधी बात बताऊं तो सी का तीसरा हो जाएगा। तो ये देखिए सी का तीसरा हो जाएगा, इसका आंसर जो है वो अ, आपका डी आंसर इसका मैच हो जाएगा। और अहमदुल्ला वो है, इसके पहले कंफ्यूज मत होइएगा, ये है अजीमुल्ला और ये है अहमदुल्ला, ठीक है ना। ये अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से थे? दिल्ली से थे। तो इस प्रकार से दिल्ली से बख्त खां भी है, ये नाम आपको याद रखना है। मेजर टाइम आपसे यही पूछा जाएगा, लेकिन कभी कभार ऐसा पूछ लिया जाता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको 2 नाम भी पता हो तो बहुत है, आप मैच कर लेंगे आसानी से, आपको सवाल आपका निकल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए भारत का गवर्नर जनरल 1833 में एक एक्ट आया था, तो उसके उसके बाद उसका नाम बदला गया। जैसे पहले बंगाल का जनरल बोलते थे, बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर धीरे धीरे उसका नाम गवर्नर भारत का गवर्नर जनरल हो गया। तो वही 1833 का एक एक्ट आया था, चार्टर एक्ट, तो उसके तहत भारत का जो गवर्नर जनरल था उसको अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल अब कहा जाने लगा। तो आपको पता है लॉर्ड विलियम बेंटिक ये पहले गवर्नर जनरल थे। तो उस समय कौन था जब 1857 की क्रांति हो रही थी? 1856 तक, 1855 लास्ट तक लॉर्ड डलहौजी थी। फिर लॉर्ड डलहौजी वापस चले जाते हैं, उस समय उनका चार्ज संभालने लॉर्ड कैनिंग आते हैं, ठीक है। लॉर्ड बेंटिक पहले होते हैं, पहले गवर्नर जनरल, ये 1833 के आसपास बनेगा इनका नाम। लेकिन लॉर्ड कैनिंग जो है वो उस समय 1857 में क्रांति के समय ये उपलब्ध होते हैं, और ये 1800 करीब 1861 के आसपास तक रहते हैं। तो ये उस समय लॉर्ड कैनिंग इनका नाम
था, आपको ये याद रखना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है कि 1857 में कौन भारत का गवर्नर जनरल था। इसके बाद देखते हैं, निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह का एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। तो आपको पता होना चाहिए षड्यंत्र का मतलब क्या होता है, कि षड्यंत्र की संज्ञा कौन देगा। विशेषकर जो अंग्रेज थे वो ये दिखाना चाह रहे थे कि नहीं नहीं, ऐसा कोई विद्रोह नहीं हुआ है। क्योंकि अगर दुनिया में ये मैसेज जाएगा कि अंग्रेज बताओ हार रहे हैं, या अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ा मोर्चा खोल दिया गया है, तो कहीं ना कहीं उस समय 1857 के आसपास आप देखेंगे इंग्लैंड में और यूरोपीय देशों में नेपोलियन बड़े वहां पर इस समय नाम है, बड़े विद्रोह चल रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं एक मोर्चा खुल जाता है यहाँ पर। तो अंग्रेज नहीं चाहते थे कि किसी प्रकार का कोई गलत मैसेज दुनिया में जाए, क्योंकि बहुत पावरफुल अपने आप को मानते थे। तो कहीं ना कहीं ये कहते थे कि एक छोटा विद्रोह है, इसको दबा दिया गया है। इन्होंने एक षड्यंत्र की रचना दी थी, षड्यंत्र का इसको नाम दिया था। तो आपको पता होना चाहिए कौन था ये। सर जेम्स ऑट्रम करके नाम है, और डब्ल्यू टेलर, ये डब्ल्यू टेलर, ठीक है। ऑट्रम, ऑट्रम ऐसे करके कुछ लिख देते होंगे इसको। तो सर जेम्स ऑट्रम और डब्ल्यू टेलर, ये नाम आप याद कर लीजिएगा। ये तो सीधा सीधा फैक्ट है, बस ये आपको याद रखना है। एक तो फैक्ट बड़े इंपॉर्टेंट 1857 की क्रांति के, एक तो ये है। फिर इसको पहला स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा, या यह एक सिपाही विद्रोह था। इसको ना राष्ट्रीय विद्रोह कहेंगे, ना ही इसको हम अ, सैनिक विद्रोह या कुछ इस टाइप की बात कही थी। मजुमदार करके एक इतिहासकार रहे हैं, उन्होंने ये बात कही थी। इस पर सवाल भी बनता है बड़ा मेंस में। तो ये दो तीन फैक्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। 8वां नंबर देखते हैं हम लोग। 6वां सवाल हमारे पास कौन सा है, भारतीय स्वतंत्र स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था। तो ये आपको नाम पता होना चाहिए, सरकारी इतिहासकार कौन था उस समय। सरकारी इतिहासकार का मतलब समझ रहे हैं ना, इंग्लैंड के अंतर्गत काम करने वाला। तो कौन थे इस समय, तो एस एन सेन थे, ये नाम याद कर लीजिएगा। ये आपसे पूछा जा सकता है। ये यूपीपीसीएस करीब 2011 के आसपास ये पूछा गया था, यूपीपीसीएस 2011 में। तो ये पूछा जा सकता है कभी भी, क्योंकि फैक्चुअल सवाल यूपीपीसीएस बहुत पूछता है और रिपीट भी करता है। आगे चलते हैं। आधुनिक इतिहास 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा था। बड़ा आपको ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। सवाल ये पैदा होता है कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में जो है इस समय भाजपा गवर्नमेंट है, और भाजपा का बड़ा ध्येय रहता है कि वो 1857 के क्रांति को दिखाएं, और भारतीय जो लड़ाइयाँ हुई हैं उनके बारे में काफी कुछ वो स्कीम लॉन्च करते हैं, तरह तरह के प्रोग्राम लॉन्च करते हैं। और वीडी सावरकर पर भी अभी लेटेस्ट में मूवी बनने जा रही है, और कश्मीर फाइल्स वगैरह भी बड़ा उन्होंने उस पर प्रचार प्रसार किया है। तो वीडी सावरकर का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उन्होंने 1857 की क्रांति, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857, एक बुक लिखी थी। तो उन्होंने इसमें पहली लड़ाई शब्द इसको बोला था, वीडी सावरकर। बड़े इंपॉर्टेंट व्यक्ति रहे हैं ये। अब थोड़ा सा इनका मान थोड़ा सा ज्यादा इनका चर्चा में रहता है, तो इसलिए करंट का टॉपिक हो जाता है, तो सवाल आपसे पूछा जा सकता है इसमें। अब ये देखिए, इसमें जो पूछा गया है, किसने लिखा था, इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था, ना राष्ट्रीय था, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो अभी मैं जस्ट आपको नाम बता रहा था, आरसी मजुमदार ये व्यक्ति थे। इन्होंने कहा था ना तो ये स्वतंत्रता संग्राम था। तो मेन से पूछा जाता है ये सवाल, ये लाइन की लाइन सीधा सीधा पूछ ली जाती है कि आप कैसे प्रूव करेंगे 1857 की क्रांति जो है राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, ना ये प्रथम था, ना ये राष्ट्रीय था, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो कई बार बोला जाता है स्वतंत्र संग्राम इसलिए नहीं था क्योंकि कई जो राजा लड़ रहे थे वो अपनी अपनी सत्ता के लिए लड़ रहे थे। दूसरा, प्रथम इसलिए नहीं था क्योंकि इसके पहले भी कई विद्रोह हो चुके थे, छोटे छोटे जगह जगह पर चल रहे थे। आप मंगल पांडे का विद्रोह देख सकते हैं, हालांकि वो तो बहुत छोटा था। उसके पहले भी आप देखें तो आपको देखने को मिलेगा करीब बंगाल में कई प्रकार के विद्रोह हैं, सन्यासी विद्रोह है, इन सब ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट था केवल यूपी बिहार और इधर ही पर था, दिल्ली तरफ। साउथ तरफ इनका कोई इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलता है, तो ना तो ये स्वतंत्रता संग्राम राष्ट्रीय था। तो इस प्रकार से पूरा कहा जाता है
फिर लास्ट में हम इन सब बातों को काटेंगे, फिर बोलेंगे स्वतंत्रता संग्राम भले ही प्रथम आपको ना प्रथम ना दिखाई देता हो, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि ये स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई नहीं थी। तो इस प्रकार से काफी आंसर बनाकर उसको लिखना पड़ता है। तो ये सवाल ज्यादातर मेन से पूछा जाता है, ऐसा ही हूबहू पूछा जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका नाम था आरसी मजूमदार, इसको सीधा सीधा याद कर लीजिएगा, ये कभी भी पूछा जा सकता है। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था। तो भारतीय भाषा में, ठीक है ना, तो उस समय उर्दू वगैरह में लिखा गया था ये। 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम इतिहास भारतीय कौन था? तो सर सैयद अहमद खां थे। ये नाम याद, तुरंत वीटी सावरकर नहीं लगाना है, ये याद रखिएगा। इन्होंने कहा था 1857 जो विप्लव है वो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। उन्होंने ये नहीं कहा था कि ये पहले नहीं थे, इसके पहले भी सैयद अहमद खां थे जिन्होंने 1857 के विप्लव के कारणों पर बकायदा लिखा था। ठीक है, आगे चलते हैं। महारानी विक्टोरिया का उद्घोषणा का उद्देश्य क्या था? अब देखिए 1857 का विद्रोह हो गया, बहुत बड़ा विद्रोह था, अंग्रेज डर गए थे काफी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया जाता है। 1858 में एक एक्ट आता है, भारतीय प्रशासन अधिनियम या भारतीय शासन अधिनियम। उसके तहत भारत की शासन व्यवस्था को बदला जाता है। तो रानी विक्टोरिया के माध्यम से ये भारत सचिव करके एक नई पोस्ट जनरेट की जाती है, भारत सचिव। ये भारत सचिव जो है ये सीधा महारानी के अंडर काम करेगा, लंदन में बैठेगा और भारत की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको चलाने का ये काम करेगा। तो 1857 की क्रांति के पश्चात 1858 का जो एक्ट आया उसमें इन्होंने बोला कि हम भारतीय जो राजा है उनके साम्राज्य के साथ कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आप जानते हैं जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी उन्होंने दत्तक पुत्र लिया था, तो दत्तक पुत्र मानने से इन्होंने इनकार कर दिया था। और फिर उसके बाद डलहौजी जो है झांसी को मिलाना चाह रहे थे, तो दत्तक पुत्र लेने की प्रथा वापस चालू कर दी थी, कहा था हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। भारतीय समाज में किसी प्रकार की जो प्रथाएं चल रही हैं उस पर हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस प्रकार के कई प्रकार की चीजें उन्होंने लागू की। और भारतीय सैनिकों को और अंग्रेजी सैनिकों को बराबर वेतन दिया जाएगा, इस प्रकार की कई बातें महारानी विक्टोरिया ने अपने उद्घोषणा में कही। हालांकि उनका कई प्रकार से पालन नहीं किया गया, कहीं कहीं पर आपको पालन दिखाई देगा। तो वही चीज यहाँ पर पूछी गई है, उसकी उद्घोषणा का क्या उद्देश्य था? भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य मिलाने के किसी भी विचार पर परित्याग करना। तो ये बात सही है, ये बिल्कुल सही बात तुम बोली है। भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, सही बात है। ईस्ट इंडिया कंपनी को आप समाप्त कर दिया गया था, डायरेक्ट वो सीधे भारतीय प्रशासन जो है वो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चलेगा, महारानी उसको सीधे सीधे चलाएंगे। भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना, ये थोड़ा सा गलत हो जाता है। कारण क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया था, अब कोई नियमन वाली बात नहीं की गई थी। नियमन वाली बात जो है 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। रेगुलेटिंग का समझ रहे हैं ना, रेगुलेटिंग का मतलब ही होता है नियमन करना, नियंत्रण करना। तो ये नहीं आता है। 1 और 2 सही हो जाएंगे इसका आंसर, और सही पूछा है इसने तो 1 और 2 आपको लगा देना है, ये आंसर इसका हो जाएगा। आइए 11वां सवाल देखते हैं क्या है। कौन सा आयोग बनाया गया था? अब तो जानते हैं 1857 का विद्रोह बहुत बड़ा था और अंग्रेजों की खास बात थी वो बकायदा उस पर थीसिस लिखते हैं। हमारे यहाँ आज भी ऐसी कोई प्रथा नहीं है कि कोई घटना हो जाए उसके बाद उस पर एक बड़ा कार्य किया जाए, लेकिन वो लोग करते थे। वो देखना चाहते थे कि आखिर क्या उनसे चूक हो गई, आखिर कहाँ पर वो कमी हुई और आगे वो भविष्य में कमी ना हो। तो उन्होंने एक पील आयोग का गठन किया था। पील आयोग, ये बड़ा याद कर लीजिएगा, 1858 में गठन हुआ था इसका। और पील आयोग ने इस पे 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज का संगठन कैसा हो उस पर इन्होंने एक बकायदा विस्तृत रिपोर्ट दी थी। इन्होंने कहा था कि जो जो फौज अंग्रेजों का समर्थन किया है उनको मित्रवत उनके साथ व्यवहार किया जाए। तो 1:3 उनके साथ रखा गया, मतलब 3 भारतीय सैनिक पर 1 अंग्रेजी सैनिक। और जो जिन्होंने विद्रोह में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है, बंगाल के हों, उत्तर प्रदेश के हों, उन सब में उन्होंने 1:2 का अनुपात रखा ताकि 2 भारतीय सैनिकों पर 1 अंग्रेजी सैनिक बना रहे, ताकि उसका नियंत्रण स्थापित हो। तो भारतीय फौज के संगठन का एक पूरा मापदंड रखा था। फिर सिख रेजिमेंट बनाई, पंजाब रेजिमेंट बनाई, इस प्रकार के कई रेजिमेंटों का उसने निर्माण किया। और आज भी सोचिए, आज भी सिख रेजिमेंट वगैरह है, ये अंग्रेजों ने उस समय कर दिया था। और एक तरीके से दुर्भाग्य, उनकी रणनीति देखिए
कि वही लोग सिख रेजिमेंट की बकायदा प्रशंसा करते थे। तो सिखों को उस समय ये लगा कि हम इस सेना में शामिल हैं तो भारतीय नहीं है, वो इस सेना के पार्ट है। तो इस प्रकार से कई इस प्रकार की चीजें तोड़ने मरोड़ने का काम पहले से अंग्रेजों ने चालू कर दिया था। फिर आपको पता है 1909 के आसपास जब पृथक प्रतिनिधित्व की बात आती है, जब मुसलमान केवल मुस्लिम जो कैंडिडेट हैं उनको वोट डालेंगे, मुस्लिम लीग का गठन हो जाता है, उसको समर्थन बकायदा अंग्रेजों द्वारा मिलता है। तो ये उसका बहुत ही बड़ा रूप था, और ये छोटा रूप तो यहीं से चालू हो गया था। एक तरीके से देखा जाए, सिखों को अलग बना दिया गया, बंगाल रेजिमेंट अलग बना दिया गया, यूपी का एक छोटा सा पार्ट अलग बना दिया गया, जातियों में बंटवारा किया, क्षेत्रों में बंटवारा किया, सेना के स्तर पर भी किया। तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अंग्रेजों का यहाँ पर था। 1857 के विद्रोह के बारे में ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। तो वही मैंने आपको बताया, गोरखा, आपने देखा गोरखा रेजिमेंट होती है, बड़ी खतरनाक है, सिख, पंजाबी, तो यही सब उन्होंने किया था, क्योंकि इनने साथ इन सब लोगों ने अंग्रेजों का बड़ा साथ दिया था। तो इस प्रकार से इन्होंने इसका जो है समर्थन आप करते हुए देख सकते हैं। तो गोरखा, सिख और पंजाबी जगह से बहुत ज्यादा अंग्रेजों ने सिपाहियों की भर्ती की थी। आगे चलते हैं। 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से एक अवधारणा सही है। तो इसमें कई चीजें गलत लिखी हैं, आपको सही तरीके से उसको देखना है। भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया, मान लीजिए ये सही हो सकता है। ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता का संग्राम कहा। ब्रिटिश इतिहासकार क्यों कहेंगे, ये तो गलत ही हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता। ब्रिटिश क्यों कहेंगे, ब्रिटिश तो अपनी बात कहेंगे, तो कम से कम हम इसको काट सकते हैं, पहला नहीं काट सकते, कोई बात नहीं, छोड़ दिए। इसलिए भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृत प्राय बना दिया। तो ये भी सही है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्ति कर दिया गया था। यह क्रांति भारत में प्रशासनिक तंत्र को सुधारने हेतु की गई। ये भी गलत है, कहाँ क्रांति कब प्रशासनिक तंत्र को सुधारने के लिए की गई, ऐसा तो कोई मॉडल नहीं था। यानी ये हो सकता है या ये हो सकता है, लेकिन ये स्पष्ट रूप से दिया गया है। कई भारतीय इतिहासकार ने इसको स्वतंत्रता संग्राम बोला है, कई लोगों ने इसको केवल एक सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी है। तो इस प्रकार से केवल इसका आंसर सी सबसे सटीक आंसर है। इसके बाद देखते हैं, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। तो ये फैक्चुअल सवाल है, हालांकि अब इस टाइप के सवाल पूछे जाए इसकी उम्मीद कम है, लेकिन इसको याद कर लीजिएगा। 1857 इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वर्तमान जो सरकार है वो 1857 और इन टाइप के जो विद्रोह हैं उन पर बड़ा जोर देने का प्रयास करी, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है सवाल, और कोई बात नहीं है। तो 1 नवंबर 1858 में बकायदा महारानी विक्टोरिया की एक घोषणा पत्र जारी होता है, और ये इलाहाबाद में आते हैं लॉर्ड कैनिंग, और वहां पर बकायदा ये पढ़कर सुनाते हैं कि महारानी विक्टोरिया भारत में ऐसा प्रशासन चाहती हैं, अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त किया जा रहा है। तो इस प्रकार की चीजें हैं। आपको कभी इलाहाबाद जाने का मौका मिले, यानी वर्तमान के प्रयागराज में, तो वहां पर आप जा सकते हैं कंपनी गार्डन नाम से। देखिए नाम भी कंपनी गार्डन है, हालांकि उसका नाम जो है चंद्रशेखर आजाद पार्क है। तो वहां पर बकायदा महारानी विक्टोरिया मेमोरियल बना हुआ है। ये इसी समय की बात है, उनके जब उद्घोषणा चालू हो गई थी उस समय की बात है यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने काफी सवाल हल जो है वो हल कर लिए हैं। 1857 में इतना ही इंपॉर्टेंट था, और ये 1857 की क्रांति थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती है वर्तमान सरकार की नीतियों के कारण, ऐसा है। तो इस प्रकार से आपको ये काफी हमने क्वेश्चंस के आधार पर काफी चीजें हमने डिस्कस कर ली, इतना ही इंपॉर्टेंट था। अभी हम नेक्स्ट सवाल और देखेंगे आगे चल के क्या टॉपिक्स रहते हैं। तो 1857 का विद्रोह लगभग लगभग हमने सब कंप्लीट कर लिया है। आप लोगों के अपने नोट्स होंगे, उसको भी एक दो बार रिवाइज कर लीजिएगा, और क्वेश्चन सीरीज के माध्यम से तो हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया है। तो आज इतना ही रखेंगे। फिर अगर कोई आपको समस्या हो रही तो आप जुड़ सकते हैं इसमें, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।